और सर शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये एक तरह से अस्तित्व का सवाल ही है रशिया के लिए। एक बड़ी खबर बता दें, ब्लैक सी पर पूरा नियंत्रण चाहता है रूस। कब्जे वाले 4 राज्यों पर समझौते के मूड में नहीं है रूस। यूक्रेन के चारों दक्षिणी राज्य रूस के लिए गेम चेंजर हैं और इसीलिए इन चारों राज्यों पर, चारों हिस्सों पर वो किसी भी तरह से कोई दखल नहीं चाहता है। तो ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस रशिया के लिए बहुत ज्यादा है और खासतौर पर आर्थिक और सैन्य महत्व इसका बहुत ज्यादा है। ऐसे में पूरे कब्जे की बात अगर रशिया कहता है तो ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत उसके उठाए गए कदम है, क्योंकि जिन 4 क्षेत्रों के बारे में लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अभी तक सवाल यही उठाया जा रहा था, क्या रशिया इनको गवर्न करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए टैक्टिकल विड्रॉल इन इलाकों से किया गया था। अब दोबारा पूर्ण तरीके से कब्जे को लेकर खबरें आ रही हैं युद्ध के 11वें महीने में। इतने अहम क्यों है ये 4 यूक्रेनी राज्यों पर रार? आखिर सबसे पहले हम बात यहां पर खेर्सों की जहां तक करते हैं, खेर्सों, ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जनमत संग्रह से ही इन पर रूस ने कब्जा हासिल किया है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और महत्वपूर्ण ये है कि क्रीमिया जहां तक देख रहे हैं, जनमत संग्रह से इन पर रूसी कब्जे को लेकर खास तौर पर जो रणनीति बनाई गई है, उस लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब रूस जो रणनीति अपना रहा है उसमें ये 4 यूक्रेनी प्रांत क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और उसी के तहत ये जान लीजिए कि यूक्रेन का पूरा दक्षिणी हिस्सा है ये, जिस पर रूस कब्जा कर चुका है, क्योंकि इसी हिस्से पर कब्जे के साथ ब्लैक सी पर रूस टोटल कंट्रोल चाहता है। ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस बहुत है। रूसी कब्जे वाला क्रीमिया भी सुरक्षित हो जाएगा उस लिहाज से देखा जाए, और कई अहम पोर्ट हैं यूक्रेन के हाथ से, ये पोर्ट अब निकल चुके हैं और यूक्रेन सामरिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। मेरा सवाल प्रोफेसर सर आपसे है यहाँ पर, यही तो रशिया चाहता था, हर लिहाज से यूक्रेन को कमजोर करना। हम किस लिहाज से अभी तक कहते थे कि रशिया हर रणनीति में फेल होता आया है, क्योंकि रशिया ने जो चाहा वो बहुत हद तक कर पाया, और वॉर के इस जोन में भी बर्फबारी में हो रही बमबारी को लेकर हम सवाल उठाते आए थे, तब भी उसने एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिए। आप देखिए सुरभि, इसके 2 पक्ष हैं। हाँ जी। पहला पक्ष तो ये कि जिस तरीके से शर्तें रूस और यूक्रेन के द्वारा लगाए गए, ये युद्ध की मानसिकता को शो करता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि वो बातचीत के लिए भी तैयार है। मेडिटेशन अपने आप में एक सिद्धांत है, तो दोनों के बीच में समझौता की गुंजाइश बन सकती है। अगर हम विगत के अन्य मुद्दों को देखें, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई को देखें, फिलिस्तीन और इजराइल को देखें, दोनों को मुद्दों को देखेंगे तो संघर्ष के मुद्दे आएंगे, लेकिन उनके बीच में जो मीडिएटर होते हैं वो उस बीच में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो मीडिएटर्स की बात कर रहे हैं, वो मिजलबान सर मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद एक बड़ी खबर है। ये मीडिएटर्स क्या काम करेंगे? क्या ऐसा लगता है कि शांति का प्रोसेस के तहत ये जो मध्यस्थता का बात आ रही है सामने, वो कारगर साबित होगी? देखिए, ये तो जो जितनी भी आपकी जो विश्व की बॉडीज़ हैं, जैसे UN वगैरह हैं, और जो अपने आप को ताकतें बोलती हैं, वो हमेशा ये चाहेंगी कि वो अपना इस तरीके के जो वार्ताएं हों और युद्ध से बचा जा सके, क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर ख़ास तौर से। और जो तो पर मुझे नहीं लग रहा कि इस समय, चूँकि दोनों पक्षों ने अपनी जो शर्तें हैं वो सामने रख दी हैं, और उन शर्तों को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आगे इसमें कुछ हो सकता है। और इसकी एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिद्धांत है, अभी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बना है, तो नाटो के सदस्य देश अमेरिका सहित उसको एक सीमित दायरे तक ही सहायता पहुंचाएंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।